मैं चंद्रभूषण मिश्र, सहायक प्राध्यापक, शासकीय रेवती रमन मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर। आज के मेरे इस चतुर्थ व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। विनियोग खाते के अध्ययन के आज के इस कालखंड में हम एक प्रश्न को लेते हुए विनियोगों के ब्याज सहित क्रय एवं विक्रय तथा ब्याज रहित क्रय एवं विक्रय के संदर्भ में किस तरह से खाते बनाए जा सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप जैसा सामने देख पा रहे हैं, ये एक प्रश्न मैंने लिया हुआ है। इसमें कुछ विशेष बिंदुओं को हम नोटिस करते चलेंगे। 30,000 रुपए के 6% ऋणपत्र उमेश ने 2017 में 29,000 रुपए में खरीदे। इन पर ब्याज प्रतिवर्ष 31 मार्च को देय होता है। यह ब्याज की देय तिथि है, यानी ड्यू डेट। उसने 1 जुलाई 2018 को 5,000 रुपए के 6% ऋणपत्र 98 रुपए की दर से 5,000 रुपए के ये ऋणपत्र 98 रुपए की दर से 0.5% दलाली पर खरीदे। यहां पर आपको यह नहीं कहा गया है कि ये ब्याज सहित क्रय किए गए या ब्याज रहित क्रय किए गए। ध्यान रखेंगे, जब कभी भी यह सूचना प्राप्त ना हो कि क्रय या विक्रय जो किया गया है वो ब्याज सहित है या ब्याज रहित, तो उसे सदैव ब्याज सहित माना जाएगा। ये चीजें जो हम नोटिस कर रहे हैं, इसको मैंने शॉर्ट में मेमोराइज करने के लिए इस रूप में लिख लिया है। देखिए, तो पहला वाला था हमारा 2017 में हमने खरीदा था। ये इस प्रश्न में हमसे 2018-19 के लिए विनियोग खाता बनाने को कहा गया है, यानी 2018-19 से पहले खरीदा गया था। तो ये हमारे पास शेष के रूप में है। इनकी नॉमिनल वैल्यू 30,000 रुपए है। किस दर से खरीदे गए थे हमें नहीं पता, लेकिन इनकी लागत 29,000 रुपए थी, ये हमें मालूम है। इस पे कोई भी हमें व्यय के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अगला है 1 जुलाई 2018 को 6% ऋणपत्र 98 रुपए की दर से खरीदे हैं। 1 जुलाई 2018 को यहां हमने ले लिया 5,000 रुपए के ऋणपत्र, ये नॉमिनल वैल्यू है, 98 रुपए की दर से। लेकिन यह नहीं मालूम कि ब्याज सहित है या ब्याज रहित, तो हमेशा क्या माना जाएगा? ब्याज सहित, कम इंटरेस्ट। खरीदे, दलाली की दर कितनी थी? 0.5%, यानी 1/2%। 31 दिसंबर 2018 को 4,000 रुपए के 31 दिसंबर 2018 को 4,000 रुपए के 6% ऋणपत्र 99 रुपए की दर से बेचे। यहां पे भी आपको नहीं लिखा कि ये ब्याज सहित है या ब्याज रहित है, तो ब्याज सहित माना जाएगा। विक्रय है तो मैंने विक्रय के लिए अलग से नोट किया है। ये 31 दिसंबर 2018 को, जिनकी नॉमिनल वैल्यू है 4,000 रुपए, बेचे गए हैं 99 रुपए की दर से। और चूंकि सूचना नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या माना है? कम इंटरेस्ट। ठीक है। इन पर भी 0.5% की दर से दलाली का भुगतान किया गया है, यानी खर्चे हमारे 0.5% हैं, 1/2%। आगे लिखता है 1 मार्च 2019 को 6,000 रुपए के 6% ऋणपत्र 95 रुपए की दर से ब्याज रहित क्रय किए। क्रय है, इधर लिख लिया हमने 1 मार्च 2019 को। इनका अंकित मूल्य कितना था? 6,000 रुपए। दर किस दर से खरीदा गया है? 95 रुपए। और यहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह ब्याज रहित क्रय है, इसलिए हमने यहां पे क्लियर लिख लिया है एक्स इंटरेस्ट है। यहां पर हमें व्यय के बारे में कोई सूचना नहीं है। अगला है 15 मार्च 2019 को 4,000 रुपए के 6%, 15 मार्च 19 को 4,000 रुपए के 6% ऋणपत्र
₹96 की दर से ब्याज रहित बेचे। ये 15 मार्च 19 को ₹4000 के ऋण पत्र ₹96 की दर से ब्याज रहित है और व्यय की कोई सूचना नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसको एक समरी तैयार कर ली मेमोराइज करने के लिए, ताकि हम इसको आसानी से हल कर सकें, बार बार हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ऐसा करना हमेशा फायदेमंद होता है। अब आगे लिखा गया है, उमेश की पुस्तकों में 2018-19 के लिए विनियोग खाता एवं ब्याज खाता तैयार कीजिए, यह मानते हुए कि बेचे गए ऋणपत्र प्रथम ₹30,000 वाले ऋणपत्रों में से थे। अर्थात ये जो दोनों ऋणपत्र हैं, ये जो दोनों बिक्री हुई है वो इसमें से की गई है। अर्थात जो सबसे पहले खरीदे गए थे वो पहले बेचे गए हैं। आप इसको फीफो समझ सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से इसका वैल्यूएशन किया जाना है। यहां पर हम दो तरह से खाते बना सकते हैं। हमको पूछा गया है विनियोग खाता और ब्याज का खाता, तो हम ये दोनों खाते अलग अलग भी बना सकते हैं और खानेदार प्रारूप में एक साथ भी बना सकते हैं। यहां पर हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। पृथक पृथक खाते बनाने के क्रम में सबसे पहले हम विनियोग खाता तैयार करते हैं। विनियोग खाता तैयार करने के लिए जो सामान्य फॉर्मेट है उसके अनुसार जिस तरह एक संपत्ति का खाता बनाया जाता है उसी तरह इसका भी खाता बनेगा। डेबिट में डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, यहां पर सबसे पहला क्रमवार हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपकी थी, आपके पास बैलेंस था ₹30,000 नॉमिनल वाले, ₹29,000 मूल्य में खरीदे हुए ऋणपत्र। अर्थात इनकी लागत थी ₹29,000 और हम ये जानते हैं कि विनियोगों का मूल्यांकन सदैव लागत मूल्य पर किया जाता है। तो यहां पर बैलेंस में हमने लिख दिया, डेबिट में लिखा 1 अप्रैल 18 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹29,000। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने डेबिट में क्यों लिखा। तो चूंकि ये संपत्ति है और संपत्ति खाते की बाकी हमेशा डेबिट बाकी होती है, इसलिए हमेशा ये डेबिट में ही लिखी जाएगी। अगली ट्रांजैक्शन हमें दी गई थी 1 जुलाई 2018 को ₹5,000 वैल्यू के डिबेंचर्स ₹98 के प्राइस पे कम इंटरेस्ट, चूंकि लिखा नहीं था कि क्या है, कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट, तो हमने कम इंटरेस्ट माना, कम इंटरेस्ट पे खरीदे गए थे। तो अब हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। उसको कैलकुलेट करने के लिए आप यहां देखिए मैंने कर रखा है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि चूंकि हमको संख्या नहीं मालूम कितने डिबेंचर खरीदे गए, तो हम संख्या कैलकुलेट करेंगे। ₹5,000 के डिबेंचर हैं, अंकित मूल्य जब तक ना दिया हो हम हमेशा 100 मानते हैं, इसलिए हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया। 5,000 by 100 इज इक्वल टू 50। 50 डिबेंचर हमने खरीदे थे, रेट था हमारा 98, तो 50 इंटू 98 इज इक्वल टू 4,900। ₹4,900 में हमने कुल ये डिबेंचर खरीदे थे। तो ये जो प्राइस हुआ ये हमारा कम इंटरेस्ट हुआ, मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, जितना इंटरेस्ट इंक्लूड है उसको बाहर कर दें। इंटरेस्ट को सदैव अंकित मूल्य पे कैलकुलेट किया जाता है, अर्थात नॉमिनल वैल्यू पे। इस बात से कोई सरोकार नहीं कि हमने इसको 4,900 में खरीदा या 5,000 में खरीदा या 5,500 में खरीदा। हमें हमेशा इंटरेस्ट जो निकालना है या जो भी व्यय आदि निकालने हैं वो अंकित मूल्य पे ही निकालने हैं। तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेशन करते हैं, ₹5,000 अंकित मूल्य है, इंटू चूंकि 6% डिवेंचर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% होगा। 6% इंटू हम कब खरीद रहे हैं, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को खरीद रहे हैं तो 1 जुलाई और पिछली ड्यू डेट के बीच का जितना गैप होगा उतने दिनों का हमको इंटरेस्ट यहां पे कैलकुलेट करना होगा। इसका इंटरेस्ट पेबल है हर साल 31 मार्च को, यानी 31 मार्च 18 को इन पे ब्याज का भुगतान हो चुका है। अब ऐसी दशा में अप्रैल, मई और जून ये 3 महीनों का ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। तो ₹5,000 का 6% इंटू 3/12 यानी ₹75 ब्याज का होता है, जिसको हमने माइनस कर दिया। 4,900 में से ₹75 जब माइनस कर दिया हमने इंटरेस्ट का,
तो बचता है 4825। ये हो गया हमारा एक्स इंटरेस्ट प्राइस। और सदैव यहां पे एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही लिखा जाता है, लेकिन खर्चों को जोड़कर। क्रय के समय में सारे व्यय जोड़े जाएंगे, विक्रय के समय में व्यय घटाए जाएंगे। तो यहां पर हमारा व्यय कितना था, दलाली बोली गई थी 0.5%, वो भी हमें अंकित मूल्य पर ही निकालनी है। तो 5,000 रुपए हमारा अंकित मूल्य था, इसका 1/2% यानी 25 रुपए। 25 रुपए हमने दलाली निकाली, ब्रोकरेज, इसको जोड़ दिया, तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट जो हुआ है वो है 4,850 रुपए। हमने यहां पर इसे लिख लिया। अगली ट्रांजैक्शन थी हमारी दिसंबर में। दिसंबर में हमने क्या किया था, इनमें से 4,000 रुपए के डिबेंचर्स को बेच दिया था। 31 दिसंबर 18 को हमने चूंकि बेचा है, खरीदते हैं तो टू बैंक लिखते हैं, बेचेंगे तो बाय बैंक, हमने बाय बैंक लिख दिया। बाय कैश भी लिखा जा सकता है। अगला है किस रेट पे बेचा, तो यहां लिखा गया 99 रुपीज, और यह नहीं मालूम कि एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट, तो सदैव कम इंटरेस्ट ही मानेंगे। अब इसका मतलब यह हुआ कि 4,000 रुपए के तो ये डिवेंचर थे, और कितने वाले, 100 वाले, तो इनकी संख्या हो गई 4,000 भागित 100 यानी 40 डिवेंचर। 40 डिवेंचर जो हमने खरीदे वो 99 रुपए के भाव से कितना हो गया, 3,960 रुपए। ये हो गया आपका कम इंटरेस्ट। ठीक है। अब इसमें चूंकि इंटरेस्ट इंक्लूड है तो इंटरेस्ट तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सदैव हम बिना इंटरेस्ट को इंक्लूड किए ही लिखते हैं। तो इंटरेस्ट कितना होगा, अंकित मूल्य हमारा 4,000 रुपए था, इस पे 6%, और कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, हर साल 31 मार्च को ब्याज दिया जाता है। पिछले 31 मार्च तक का हम दे चुके हैं, यानी 31 मार्च 18 तक का ब्याज भुगतान हो चुका है। 31 मार्च 18 से लेकर 31 दिसंबर 18 तक कुल 9 महीने का ब्याज अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये 9 महीने का ब्याज कितना हो गया, 40 × 6%, ठीक है, 4,000 × 6% × 9/12, 180 रुपए हुआ ये ब्याज का। ये हमने माइनस कर दिया, तो अब जो बचता है वो हमारा बचता है एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट वैल्यू आ गई। अब इसमें से आपको बोला गया था कि दलाली भी दी गई है 0.5%, तो 4,000 रुपए का 0.5% यानी 20 रुपए। 20 रुपए दलाली के भी यानी ब्रोकरेज के और माइनस कर दीजिए। ये फाइनल आपकी फाइनल प्राइस हो गई, सेल प्राइस। ठीक है, तो ये अंकित किया जाएगा, इस मूल्य पर इसका लेखा किया जाएगा। हमने ये लिख लिया 3760 रुपए। ठीक है, अब आगे आते हैं। अगली ट्रांजैक्शन थी हमारी 1 मार्च 2019 को 6,000 रुपए अंकित मूल्य के, 1 मार्च 19 को 6,000 रुपए अंकित मूल्य के ऋण पत्र 95 रुपए की दर से एक्स इंटरेस्ट क्रय किए गए हैं। ये ऑलरेडी एक्स इंटरेस्ट है, मतलब आपको इसमें ब्याज गणना करके माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो हमने सीधा सीधा क्या किया, 6,000 रुपए के ये हमारे ऋण पत्र हैं। प्रति ऋण पत्र मूल्य कितना है, 100 रुपए। 6,000 में 100 का भाग दिया, 60 ऋण पत्र हुए। 95 रुपए की दर से कितने के हो गए, 5,700 रुपए के। ब्याज यदि शामिल होता तो हम माइनस कर देते, ऐसा है नहीं। व्यय भी इसमें नहीं है, व्यय यदि होते तो हम जोड़ देते, वो भी नहीं है। इसलिए यही परफेक्ट मूल्य है और इसी को हम यहां पर एंट्री करेंगे। अगली ट्रांजैक्शन हमें दी गई थी 15 मार्च 2019 को। 15 मार्च 19 को हमने फिर से 4,000 के ऋण पत्र बेचे हैं। तो ये 15 मार्च 19 को 4,000 रुपए के ऋण पत्र हमने बेचे। 100 रुपए का एक ऋण पत्र है, यानी ऋण पत्रों की संख्या होगी 4,000 भागित 100 यानी 40 ऋण पत्र 96 रुपए की दर से। कुल कीमत कितनी हो गई, 3,840 रुपए। अब चूंकि इसमें आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि ब्याज रहित है यानी एक्स इंटरेस्ट है, तो चूंकि ये एक्स इंटरेस्ट ऑलरेडी है, इसमें ब्याज घटाने की आवश्यकता नहीं है। व्यय इसमें दिए नहीं है, इसलिए व्यय घटाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका एक्चुअल मूल्य हो गया 3,840 रुपए। इस पे आपने इसको बेच दिया। अब चूंकि
बाकी सारी ट्रांजेक्शन तो हम एंट्री कर चुके हैं। अंतिम हमारे पास ऑप्शन बचा हुआ है 31 मार्च को बैलेंस निकालना। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि जब कभी भी हम विनियोगों का विक्रय करते हैं तो उसमें लाभ या हानि होने की संभावना निश्चित रूप से होती है। तो हमें यह अवश्य कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसमें कितना लाभ या हानि हुई है। तो यहां हम देखते हैं, क्योंकि जो हमने 2 बार में विक्रय किया था दोनों एक में से ही किया था, इस ये जो 30,000 रुपए वाले ऋण पत्र थे इनमें से ही विक्रय किया था, इसलिए हम एक ही बार में दोनों गणना कर लेते हैं। क्योंकि दोनों के लिए लागत हमारी सेम ही होगी, इसलिए हम दोनों की गणना एक साथ कर ले रहे हैं। तो यहां पर देखिए, पहली बार में हमने इसको बेचा था 3,760 रुपए में, दूसरी बार में बेचा था 3,840 रुपए में। 3,760 और 3,840 रुपए में कुल मिलाकर हमारी जो विक्रय मूल्य था वो 7,600 रुपए हुआ। अब हम देखते हैं इसका लागत कितनी थी। तो लागत, चूंकि हमें यह पता है कि 30,000 रुपए अंकित मूल्य के ऋण पत्र हमने 29,000 रुपए में खरीदे थे, यानी जिनकी लागत 29,000 रुपए है उनका अंकित मूल्य कितना था, 30,000 रुपए। अब ऐसी दशा में हमने जिनको बेचा है उनके अंकित मूल्य के अनुपात में इसको निकालना है। तो हमने जो बेचा था ये भी 4,000 के थे और ये भी 4,000 के थे, यानी 4 और 4 8,000, टोटल 8,000 रुपए के ऋण पत्र हमने यहां पर बेच दिए थे। तो इस 29,000 रुपए में कुल अंकित मूल्य जो 30,000 रुपए उसका भाग देंगे और 8,000 रुपए जितने अंकित मूल्य के हमने बेचे हैं उसका गुणा करेंगे। परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है 7,733 रुपए, अर्थात बेचे गए ऋण पत्रों की कुल लागत थी 7,733 रुपए। 7,600 में बेचा गया है और लागत थी 7,733 रुपए, अर्थात 133 रुपए का हमें लॉस हुआ है। इस लॉस को हमने यहां पर लिख दिया बाय पीएल अकाउंट 133 रुपए। अब इसके बाद जो कि सारी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, बैलेंस निकालना है। डेबिट का टोटल कीजिए, ये हो गया 39,550 रुपए और इसमें से ये 1 2 3 ये 3 आइटम को आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा 31,817 रुपए। अर्थात 31 मार्च की स्थिति में आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है उनका मूल्य है 31,817 रुपए। अब हम तैयार करते हैं ब्याज खाता अर्थात इंटरेस्ट अकाउंट। तो ध्यान देने की बात यह है, इंटरेस्ट अकाउंट में प्रत्येक उस तिथि को एंट्री अवश्य होगी जिस दिन या तो विनियोग खरीदे गए हों या विनियोग बेचे गए हों या उन पर विनियोग पर ब्याज प्राप्त हुआ हो या फिर खाते बंद करते समय यदि ब्याज की तिथि नहीं आई है तो ब्याज उपार्जित हुआ हो। अर्थात 4 दशाओं में ब्याज के लेखे किए जाएंगे। ब्याज विनियोग क्रय करते समय, विनियोग का विक्रय करते समय, ब्याज प्राप्त करते समय अथवा खाते बंद करते समय यदि कुछ ब्याज उपार्जित हो तो। इस प्रश्न में हम देखते हैं कि 1 अप्रैल 2018 को हमारे पास ये ऋणपत्र शेष थे जिनका अंकित मूल्य कितना था, 30,000 रुपए। चूंकि 31 मार्च को ही इन पे ब्याज मिला था इसलिए उपार्जित ब्याज का तो संभावना ही नहीं है, इसलिए हमें उपार्जित ब्याज की यहां पर प्रविष्टि नहीं करनी पड़ी। हमेशा ध्यान रखेंगे, यदि प्रारंभिक तिथि पे आपके पास कोई विनियोग हैं और उन पर पहले से ब्याज उपार्जित है तो उस उपार्जित ब्याज की प्रविष्टि यहां पर टू एक्रूड इंटरेस्ट करके के नाम से की जाएगी। अब इसके बाद यहां पर 1 जुलाई 2018 को ये जो ऋण पत्र क्रय किए गए हैं इनका अंकित मूल्य था कितना, 5,000 रुपए। तो यहां पर हमने 5,000 रुपए का ब्याज कैलकुलेट किया। 5,000 रुपए इंटू 6% इंटू अप्रैल मई और जून 3 महीने का ब्याज, 3/12 75 रुपए। तो वो 75 रुपए हमने यहां पर लिख दिए हैं। अगला जो क्रय हुआ था 1 मार्च 2019 को, ये जो 1 मार्च 2019 को क्रय हुआ था इसका अंकित मूल्य था
6,000 रुपए। तो इसका ब्याज 6,000 रुपए पे निकाला जाएगा। अब 6,000 रुपए इंटू 6% इंटू माह, देखिए 1 मार्च को हम निकाल रहे हैं। पिछले 31 मार्च को ब्याज भुगतान हुआ है और तब से पूरे 11 महीने बीत चुके हैं, अर्थात 11 महीने का ब्याज यहां पर हमें निकालना होगा। तो इंटू 11/12 यानी 330 रुपए। अब बात ध्यान देने की यह है कि ये जो क्रय किया गया था ये ब्याज रहित क्रय था और उसको कैलकुलेट करते समय, यहां पर विनियोगों में लेखा करते समय इसको हमने नहीं घटाया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये विनियोग खाते में भले ना घटाया गया हो या घटाया गया हो, ब्याज खाते में इसका लेखा अवश्य होगा। तो ये हो गया आपका ब्याज का लेखा। इसके बाद आते हैं हम विक्रय की ओर। विक्रय में सबसे पहला विक्रय हमारे ओर किया गया था 31 दिसंबर 2018 को और इनका अंकित मूल्य था कितना, 4,000 रुपए। तो हमने इस पर ब्याज की गणना की है 4,000 रुपए इंटू 6% इंटू 31 दिसंबर को कर रहे हैं, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का पूरे 9 माह का ब्याज निकाला गया है 180 रुपए। ये हो गया। अगला विक्रय था हमारा 15 मार्च 2019 को। 15 मार्च 2019 को यानी 31 मार्च से ठीक 15 दिन पहले, साल पूरा होने में कुल 15 दिन बाकी थे, यानी 11.5 माह का ब्याज, हमको 11.5 माह का ब्याज यहां पर निकालना है। तो हमने क्या किया है, क्योंकि इनका भी अंकित मूल्य कितना था, 4,000, तो 4,000 रुपए पे हमने ब्याज गणना की। 4,000 गुणा 6% गुणा 11.5/12, 11.5/12, तो ये हो गया आपका 230 रुपए। इसकी गणना हो गई। इसके बाद हम देखते हैं 31 मार्च को। 31 मार्च को ब्याज हमें निकालना ही है। यदि ब्याज की तिथि हो तो ब्याज प्राप्त हो जाएगा और यदि ब्याज की तिथि ना हो तो ब्याज उपार्जित होगा। लेकिन चूंकि 31 मार्च को हम खाते बंद कर रहे हैं तो उस दिन का ब्याज अवश्य निकाला जाएगा। चूंकि यहां पर दिया ही गया है कि 31 मार्च को प्रत्येक वर्ष ब्याज दिया जाता है, इसलिए इस दिन ब्याज प्राप्त होना है, तो हम इसकी गणना करेंगे। ठीक है, यहां पर हम ब्याज की गणना करेंगे। सबसे पहले हम यह देखना होगा कि आज की तिथि पे हमारे पास कितने विनियोग हैं, तो वो कैलकुलेट करने के लिए ये देखिए, आपके पास पहले से थे 30,000 के विनियोग, ये हमने लिख लिया। फिर आपने 5,000 के और खरीदे, इसको लिखा। फिर 6,000 के आपने और खरीदे, इसको लिखा। कुल मिलाकर आपके पास विनियोग होने चाहिए 30, 5 35 और 6 41,000 के। इस 41,000 में से आपने 4,000 के विनियोग एक बार और 4,000 के विनियोग दूसरी बार, अर्थात कुल मिलाकर 8,000 के विनियोग बेच दिए हैं। तो आज की स्थिति पे आपके पास जो विनियोग हैं उनका अंकित मूल्य होगा कितना, 41 - 8 बराबर 33,000 रुपए। इन 33,000 रुपए पे ब्याज की आपको गणना करनी होगी। 33,000 गुणा 6% बराबर 1,980 रुपए। ये ब्याज हमने निकाल लिया है। चूंकि ब्याज की देय तिथि भी 31 मार्च ही है, इसलिए ये ब्याज हमें प्राप्त हो गया है और ये हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अब इस तरीके से देखेंगे तो कुल ब्याज हमें प्राप्त हुआ है 2,390 रुपए और कुल ब्याज भुगतान किया गया है क्रय करते समय एक बार 75 रुपए और एक बार 330 रुपए। तो इन दोनों को घटाने के बाद जो शेष राशि बचेगी, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का ये दो टोटल घटाने के बाद जो बचता है 1,985 रुपए, ये हमारी वर्ष भर की शुद्ध आय है। इस शुद्ध आय को हम लाभानी खाते में ट्रांसफर कर देंगे 31 मार्च को। अब हम बात करते हैं इसकी वैकल्पिक रीति की। वैकल्पिक रीति अर्थात इसे और किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो हम इस बार इन दोनों खातों को एक खानेदार फॉर्मेट में बनाकर एक साथ बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं विनियोग खाता खानेदार प्रारूप में। तो सबसे पहले हमने लिख दिया 6% डिवेंचर्स अकाउंट, कॉलमर फॉर्म में है ये। इसका इंटरेस्ट कब पेएबल होता है वो यहां पर लिख देंगे
इंटरेस्ट पेबल ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये खानेदार फॉर्मेट बनाना इन दोनों की अपेक्षा ज्यादा आसान पड़ता है। दो बार आपको गणनाएं नहीं करनी पड़ती, एक ही बार में गणना करते जाइए और लिखते जाइए। जैसे सबसे पहले आपको कहा गया था कि 2017 में क्रय किए गए विनियोग आपके पास थे, तो वो आपके पास शेष थे। आपने लिख दिया 1 अप्रैल 18 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये देखिए, ये जो आपने लिखा हुआ था, कुल मिलाकर सिर्फ हम इसको कॉपी कर रहे हैं, नथिंग एल्स। सबसे पहले यहां देखिए, डेबिट साइड में यहां 1/4/18 है पहली डेट, यहां 1/4/18 नहीं है, तो सबसे पहले आप इसको कॉपी कर दीजिए। 1/4/18 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी प्राइस थी 29,000 रुपए, ये कॉस्ट में लिख दीजिए। और चूंकि यहां पर इसमें हम ब्याज की कैलकुलेशन में आसानी हो, इसके लिए एक नॉमिनल वैल्यू का कॉलम भी बना लेते हैं। यद्यपि ध्यान रखेंगे, ये नॉमिनल वैल्यू का जो कॉलम है वो खाता नहीं है, ये सिर्फ हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है। तो इसकी नॉमिनल वैल्यू थी 30,000 रुपए, ये हमने यहां पर लिख ली है। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन हुई थी हमारी 1 जुलाई को। 1 जुलाई को हमने क्रय किया था, वो हम लिख लेते हैं यहां पर भी लिखा हुआ टू बैंक और यहां पे भी लिखा हुआ टू बैंक, कुल मिलाकर दोनों एक साथ हम लिख सकते हैं। तो 1 जुलाई 18 को टू बैंक, यहां पर ब्याज कितना था, तो ब्याज जो था वो ब्याज खाते में लिख देंगे और जो विनियोग की रकम थी वो विनियोग खाते में लिख देंगे। ये हमारी जो कॉलम है ये ब्याज खाते का कॉलम है, ये विनियोग खाते का कॉलम है। ऐसे इस ओर ये ब्याज खाते का कॉलम है और ये विनियोग खाते का कॉलम है। बस इसी तरह से आपको प्रविष्टियां करते जाना है। तो हमने ये इस तरीके से यहां पर लिख दिया। इसका अंकित मूल्य था 5,000 रुपए, तो वो हमने यहां नॉमिनल वैल्यू वाले कॉलम में लिख लिया ताकि ब्याज की गणना करने में आसानी होगी। इसके बाद है 1 मार्च 2019। इससे पहले हमने विक्रय किया था 31 दिसंबर 18 को। 31 दिसंबर 18 को इस ओर लिखा गया था बाय बैंक, विनियोग खाते में भी और ब्याज खाते में भी। तो हमने एक बार में लिखा 31 दिसंबर 18 को बाय बैंक। हमने जो बेचे थे विनियोग, उसका अंकित मूल्य था 4,000 रुपए। इन पे ब्याज की गणना की गई थी 180 रुपए और लागत आई थी 3,760 रुपए। ये एक बार में लिख दिया गया। अगला है 1 मार्च को हमने क्रय किया था, वो 1 मार्च को यहां पर देखिए क्रय की राशि थी टू बैंक 5,700 रुपए। तो टू बैंक हमने लिखा, लागत में 5,700, इनका अंकित मूल्य था 6,000 रुपए और इन पे ब्याज की जो गणना हमने की थी वो आया था 330 रुपए, वो लिख दिया। इसके बाद अगली तिथि थी हमारे पास 15 मार्च की। 15 मार्च को हमने विक्रय किया था, तो 15 मार्च को हम लिखते हैं बाय बैंक। ये देखिए यहां पे भी बाय बैंक है और यहां पे भी बाय बैंक है, हमने एक बार में लिख दिया बाय बैंक। इसकी लागत कितनी थी, जो हमने विक्रय किया था, विक्रय मूल्य, शुद्ध विक्रय मूल्य हमारा था 3,840 रुपए। इसको हमने अंतिम कॉलम में लिख दिया, विनियोग वाले कॉलम में। इस पर ब्याज की रकम हमने गणना की थी 230 रुपए, वो यहां लिख दी और इसका अंकित मूल्य लिख दिया 4,000 रुपए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, या तो जो विक्रय हुआ है उस पर लाभ हुआ होगा या हानि। हमने जो गणना की थी उसके अनुसार हमें हानि हुई थी 133 रुपए की। यदि हानि हुई है तो क्रेडिट की ओर और यदि लाभ हुआ है तो डेबिट की ओर, ऐसा लिखा जाएगा। ध्यान रखेंगे हमारे दिमाग में क्या आता है, प्रॉफिट यानी क्रेडिट बैलेंस और लॉस यानी डेबिट बैलेंस, जैसा कि हम जर्नल के नियमों में या खाते के नियमों में पढ़ते हैं। तो यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि लाभ हानि खाता नहीं है, ये विनियोग खाता है या फिर ब्याज खाता है। तो जब हम इसमें लाभानी खाता क्रेडिट की ओर लिखेंगे तब ये लाभानी खाते के डेबिट पक्ष की ओर जाएगा, अर्थात हानि को प्रदर्शित करेगा। इसलिए यहां पर लॉस को हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस ऑन सेल है हमारा 133 रुपए, जो हमने यहां पे कैलकुलेट करके निकाला था। अगला है 31 मार्च को हमें इसका विनियोगों का अंतर निकालना है, यानी जो शेष है वो निकालना है। और ब्याज खाता चूंकि नाम मात्र का खाता होता है, उसमें कभी भी
शेष नहीं निकाला जाता। उसका जो भी शेष होता है उसको लाभानी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इससे पहले हम क्या करेंगे, 31 मार्च को जो भी हमें ब्याज प्राप्त होना है या उपार्जित होना है उसकी गणना कर लेते हैं। हमने गणना की थी 31 मार्च 19 को, हमें ब्याज मिला था 1980 रुपए। यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है। देखिए मैंने वहां पर जब कर रहा था तो मुझे अलग से कैलकुलेट करना पड़ा था। 30,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 बराबर 41,000। 41 में से 4 और 4 8,000 घटा के बचते हैं 33,000 रुपए। तो इस कॉलम को बना लेने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमें अलग से वर्किंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आसानी से हमें ये एक नज़र में दिखता है एट ए ग्लांस। तो 33,000 रुपए के हमारे पास विनियोग हैं बचे हुए, और इन पर हमने ब्याज निकाला है पूरे 1 साल का। 33,000 का 6% जो ब्याज निकाला था हमने, टोटल कितना 1980 रुपए ये ब्याज हो गया। शेष निकालना है तो विनियोग खाते का शेष निकाला जाएगा। विनियोग खाते का डेबिट टोटल कीजिए, क्योंकि ये संपत्ति खाता है तो संपत्ति का हमेशा डेबिट बैलेंस चलता है। डेबिट का टोटल कीजिए और उसमें से क्रेडिट को घटा दीजिए। आपके पास शेष राशि बचती है 31,817, जो पहले भी हम निकाल चुके हैं। ब्याज खाते की बात करें तो ब्याज खाता नाम मात्र का खाता है। यदि आय है तो क्रेडिट बैलेंस होगा और व्यय है तो डेबिट बैलेंस होगा। चूंकि यहाँ पर ब्याज हमें प्राप्त हुआ है, विनियोगों पर ब्याज आय होती है, इसलिए इसका क्रेडिट टोटल हमेशा ज़्यादा आएगा। आप यहाँ पर इसको टोटल कीजिए, टोटल आ रहा है 2,390 रुपये। इसमें से 75 रुपये ये और 330 रुपये ये, अर्थात 405 रुपये आप माइनस कर दीजिए, और जो शेष बचेगी राशि वो 1,985 रुपये जो बचेगी शेष राशि वो आप डाल दीजिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31/3/19 को, और इस प्रकार से आपका ये खाता पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए खानेदार फॉर्मेट में बनाने पर हमें 2 लाभ होते हैं। पहली बात, ये समय की बचत होती है। जो हम दो बार प्रोफार्मा खींचते हैं, 2 बार अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं, वो सारा हम एक साथ करते जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए हम नॉमिनल वैल्यू का एक कॉलम बना के रखते हैं, जिससे हमें ब्याज की गणना में और व्यय आदि की गणना में आसानी होती है। इसलिए ये फॉर्मेट जो होता है वो ज़्यादा उपयुक्त होता है। ठीक है, मुझे लगता है कि इस प्रश्न के माध्यम से आप सभी इस पूरे प्रकरण को आसानी से समझ गए होंगे। अगले व्याख्यान में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।